नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस पेपर के आने वाले पेपर के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहां पर आ रहा है प्रश्न नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा कहते किसे? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, वह संज्ञा जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। अर्थात अभी आपको कोई नाम लिया जाए और वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है या किसी स्थान का हो सकता है, पर यहाँ पर जब आप उन नामों को देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, तो अभी वो नाम लेते हैं, आपको अनेक चित्र बनेंगे दिमाग में, क्योंकि वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। उस संज्ञा की संपूर्ण जाति का, उस नाम की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो वहीं पर क्या हो जाता है आपका? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो आगे लीजिए, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देख लेंगे। पर्वत, बताइए पर्वत की जाति बता रहा है। बहुत सारे पर्वत है। कौन सा पर्वत? कई सारे पर्वत, तो जातिवाचक संज्ञा। फल, आगे देखते फल भी बहुत सारे, अनेक प्रकार के फल, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नगर, कितने नगर है इस संसार में, तो सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये चौथा विकल्प दे रखा है, ये है ऐरावत। तो ये ऐरावत क्या है? ये विशेष नाम है। ऐरावत क्या नाम है? किसका नाम है? ये है आपके इंद्र का हाथी। यह है आपके इंद्र का हाथी। ऐरावत कहते हैं, आपको सीधा क्या याद आ रहा है? इंद्र के हाथी याद आ रहे हैं। तो ऐरावत, ये जो ऐरावत शब्द है, ये विशेष शब्द, विशेष का बोध कर रहा है। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की, मतलब कौन? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान की के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो ऐरावत शब्द है, इसका नाम लेते ही आपको कहाँ जाना पड़ रहा है कि भाई ये इंद्र का हाथी विशेष है। तो ऐसे हालत में ये ऐरावत शब्द जो है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसमें कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऐरावत में, क्योंकि इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा आप देखेंगे पर्वत भी व्यक्तिवाचक है, फल भी व्यक्तिवाचक है और नगर भी व्यक्तिवाचक है, जबकि ऐरावत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये विकल्प 4। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, महात्म्य शब्द है। क्या है महात्म्य शब्द? ये जो शब्द है ये महात्मा शब्द में, यह शब्द, इसमें महात्मा जो शब्द है उसमें आपने यह प्रत्यय जोड़ा है, तो यहाँ पर बना है महात्मा शब्द। तो अब ये महात्मा होने का भाव क्या है? ये महात्मा होने का भाव। तो महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। महात्मा शब्द में कौन सी संज्ञा है मित्रों? क्या है? महात्मा शब्द क्या है? ये एक तरह से भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। महात्मा होने का भाव। वैसे हालत में यहाँ पर महात्मा शब्द में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जहां पर वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्नों में, इन विकल्पों में देखेंगे, हम किसी, विकल्प नंबर 1, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बताइए यहाँ पर ये किसी क्या है? किसी क्या है? किसका नाम ले रहा है? तो अब ये कोई अनिश्चित संज्ञा है।
संज्ञा की अनिश्चितता की ओर संकेत, मतलब किसी संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं कर रहा, किसी कोई भी हो सकता है। तो ऐसे हालत में यही जो वाक्य है यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यही कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है ये, संबंधवाचक। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करने वाले शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो और वह। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हम खुद ही, अगला वाक्य क्या आ रहा है, हम खुद ही इधर आ गए। तो खुद, यहाँ पर कौन सा शब्द है, खुद, हम खुद ही इधर आ गए। तो ये निजवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो वाक्य में पुनः प्रयुक्त होकर कर्ता के लिए ही पुनः प्रयुक्त होता है, जो कार्य कर रहा है उसी के लिए ही दोबारा प्रयुक्त होता है। तो हम खुद ही, ये हम किसके लिए, ये खुद किसके लिए आ रहा है, हम के लिए आ रहा है। तो ये खुद शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। और तुम कॉलेज कब जाओगी, तुम का मतलब हो गया, ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और व्यक्ति तीन प्रकार के, तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद है। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे हालत में ध्यान दीजिएगा, जो वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये आएंगे किसके लिए, श्रोता यानी सुनने वाला, और पाठक यानी पढ़ने वाला। तो श्रोता और पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कॉलेज कब जाओगे, ये श्रोता के लिए कहा जा रहा है, किसी वक्ता बोल रहा है श्रोता को। तो ऐसे अर्थ में ये तुम जो है ये पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक का भी कौन सा भेद है, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे हालत में ये जो प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कौन से वाक्य में, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को। तो किसी को ने अनिश्चय संज्ञा की अनिश्चितता की, मतलब कहें कि संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं हो रहा इस शब्द से। तो ये कौन सा सर्वनाम है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर एक शब्द और एक कुछ, पर एक कुछ किसी वस्तु के लिए आएगा। पर यहाँ पर आप देख लीजिए दो शब्द आ रहे हैं, तो किसी और कुछ, ये दोनों किसके द्योतक है यहाँ पर, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अभी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं बहुत सारे, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है। तो अब ये उस लड़के को, अर्थात उससे किसकी ओर, संज्ञा की ओर संकेत किया जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद तुम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों ही सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम। लेकिन सड़क आप देख रहे हैं किसी स्थान का नाम है। सड़क किसका नाम है, स्थान का नाम। पाबंदी, जहां पर भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है वहां पर क्या होता है, संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो सड़क शब्द में क्या है, संज्ञा। जबकि आप देखिए उस, में, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इसी हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सड़क। इसमें क्या है, संज्ञा। पूछ रहा है सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है मित्रों, ये सड़क शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। और पूछो कि कौन सी संज्ञा है, तो बताओ सड़क कितनी इस दुनिया में, बहुत सारी। तो सड़क जाति का बोध करा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई क्या है, नई शब्द है। ये नई क्या है, नई तो साड़ी, पर ध्यान दीजिएगा साड़ी क्या है, साड़ी किसी वस्तु का नाम है। तो ऐसे हालत में ये क्या है, संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो साड़ी है, उसकी विशेषता क्या आ रही है कि वो नई है। तो ये नई शब्द क्या है, इस साड़ी की विशेषता है, अर्थात ये क्या है, विशेषण। अर्थात ये क्या हो जाएगा, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और ध्यान रखना, जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं।
तो अब मैं पूछूं यहाँ पर कि यहाँ पर विशेष्य क्या है इस वाक्य में, तो अब ये विशेष्य क्या हो जाएगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की। किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की। तो ऐसे हालत में यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा हो गया, साड़ी, और नई शब्द क्या हो गया, विशेषण। क्योंकि साड़ी की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द क्या है यहाँ पर, नई। तो नई तो विशेषता हो गई यानी विशेषण हो गया, और ये साड़ी क्या हो गया, तो साड़ी हो गया आपका विशेष्य। ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं। नहीं, यहाँ पर संज्ञा साड़ी की विशेषता प्रकट कर रहा है तो ये विशेषण शब्द है, और जिसकी विशेषता किसकी है, साड़ी की, जिसकी विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऐसे हालत में यहाँ विशेष्य क्या है, साड़ी है, और विशेषण क्या है, ये नई शब्द। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वाक्य में प्रविशेषण, ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण होता है वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है, विशेषण की भी क्या प्रकट करता है, विशेषता प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। देख लीजिए, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, तो अब ना मूर्तियां, और मूर्तियों की विशेषता क्या है, सुंदर। तो ये सुंदर तो क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन आप देख रहे हैं सुंदर की भी क्या विशेषता आ रही है यहाँ पर, बड़ी। सुंदर की भी क्या विशेषता आ रही है, बड़ी। तो ये बड़ी शब्द की क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण है। बड़ी शब्द यहाँ पर क्या है आपका, और प्रविशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। तो आप देख रहे हैं मूर्तियां, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तो मूर्तियां संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या आ रही है, सुंदर। तो सुंदर तो हो गया विशेषण शब्द। अब आप देख रहे हैं कि सुंदर की भी विशेषता क्या है, तो बड़ी। तो ये बड़ी क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण है। आगे के एक दो उदाहरण और देता हूं मैं। जैसे आप बोलते हैं बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा खेल रहा है, बहुत छोटा बच्चा खेल रहा है। कारण यहाँ पर बच्चा है और बच्चे की विशेषता क्या है, छोटा। तो ये छोटा शब्द तो क्या है यहाँ पर, विशेषण है। और यहाँ पर ये छोटा जो है उसकी भी विशेषता क्या है, बहुत। तो ये बहुत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण है। और देखिएगा, जैसे बोले राम अति विनम्र है, राम अति विनम्र है, राम अति विनम्र है। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं यहाँ पर विशेषता किसकी आ रही है, राम की। तो राम तो हो गए विशेष्य, और अभी ने उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता है विनम्र। लेकिन विनम्र की भी क्या विशेषता है कि अति। तो ये अति ही क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण। अति यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं बहुत सुंदर लड़की, तो आप देख रहे सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता तो सुंदर है, तो विशेषण तो सुंदर हो गया। लेकिन आप बोल रहे बहुत सुंदर, तो सुंदर की भी विशेषता क्या है, बहुत। तो ये बहुत ही क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रविशेषण। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर विशेष्य है मूर्तियां। फिर आप कह रहे हैं कि प्रविशेषण, तो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। बहुत, अति, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सुंदर मूर्तियों की क्या विशेषता है कि वो बड़ी है। तो ऐसे हालत में बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाती थी, तो बड़ी शब्द में क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रश्न नंबर 7, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में इनमें से क्या है, इनमें से मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण। वह शब्द जो, ध्यान देना, क्रिया का मतलब क्या होता है, कार्य। वह शब्द जो किसी भी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। और आपने जाना है कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण का मतलब विशेषता और क्रिया का मतलब कार्य। तो जो शब्द, हम यहाँ पर क्रिया विशेषण दोनों मिलकर क्या, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और ध्यान देना, ये होते हैं अव्यय। ये क्या होते हैं, अव्यय। वे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं।
तो ऐसे हालत में अभी क्या पूछ रहा है, वह अचानक चला गया। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चला गया की क्या विशेषता आ रही है, अचानक। वह अचानक चला गया, तो अचानक चला गया, बताओ कैसे चला गया, अचानक चला गया, तो कैसे यानी तरीका, रीतिवाचक। कौन सा हो जाएगा ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण आप देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऐसे हालत में क्रिया यानी कार्य, तो कार्य की कौन सी विशेषता हो सकती है, कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। अब ये यहाँ पर लिखा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो कितना, कार्य कितना हो रहा है, अर्थात क्रिया की मात्रा संबंधी, क्रिया की क्या मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने की मात्रा नापतोल संबंधी, कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अधिक हो रही है, थोड़ी हो रही है, बहुत हो रही है, ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप प्रश्न करके पूछ सकते कार्य, आपके राम बहुत बोलता है, राम बहुत बोलता है, तो बोलने की क्या विशेषता है, बहुत, तो आपके नापतोल है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर काल, काल का मतलब समय, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया होने के समय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आप इसके लिए प्रश्न कर सकते हैं, कब राम सुबह पढ़ता है, प्रश्न कीजिए कब पढ़ता है, तो आपको उत्तर मिल गया सुबह, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। सुबह, शाम, दिन, रात, प्रतिदिन, शाम को, रोजाना, कल, परसों, ये सब क्या है, समय, कालवाचक शब्द है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने के तरीके, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने के तरीके, यानी तरीका यानी प्रणाली, रीति, पंथ, विधि, शैली, मेथड का बोध कराते हैं, इसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न कीजिएगा कैसे, जैसा बोले कि राम धीरे धीरे चलता है, प्रश्न करें कैसे चलता है, तो धीरे धीरे, तो उसका तरीका है धीरे धीरे चलने का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। ध्यान देना, क्रिया होने के स्थान, क्रिया होने के स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला जो क्रिया विशेषण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे कहाँ, आपको उत्तर मिल जाएगा कहाँ का, तो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक जैसे बोलो, राम आगे चलता है, पीछे चलता है, आगे चलता है, दाएं चलता है, बाएं चलता है, इधर चलता है, उधर चलता है, ऊपर चलता है, नीचे चलता है, अंदर चलता है, बाहर चलता है, ये सारे शब्द क्या है, स्थानवाचक शब्द है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये आप प्रश्न करें कौन कौन सा, परिमाणवाचक, तो क्रिया होने की मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले हो जाएंगे परिमाणवाचक। कालवाचक, समय संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले कालवाचक। रीतिवाचक, तरीका, शैली, प्रणाली, ढंग, अपने विधि, पंथ का पता देने वाले हो जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और स्थान बोधक क्रिया विशेषण, तो कौन से, स्थान संबंधी विशेषता, कहाँ कार्य कहाँ हो रहा है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, अंदर बाहर भीतर, ये सब क्या है, स्थानवाचक शब्द है, तो ये हो जाएंगे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वह अचानक चला गया, तो प्रश्न करो कैसे चला गया, अचानक चला गया, तो तरीका पता लग रहा है हमको, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका उत्तर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 8, किस वाक्य में स्थानवाचक, अब स्थानवाचक आ गया, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऐसे हालत में आपको बताया स्थान संबंधी, कौन से संबंधी, क्रिया होने की स्थान संबंधी, क्रिया होने की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले, क्रिया होने की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आप देख लीजिए, इस वाक्य को पढ़िए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए तो क्रिया हो गई, और उसकी विशेषता क्या आ रही है कि यहाँ बैठिए, तो यहाँ बताइए, यहाँ वहां जहां तहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, तो ये सब क्या है, ये क्या आपके बता रहे हैं, स्थानवाचक शब्द है। तो यहाँ बैठिए, बताइए इसका उत्तर हो जाना चाहिए, क्योंकि बैठने के लिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ बैठिए, तो स्थान बता रहे, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हो गया यहाँ पर, आप यहाँ बैठिए, यही हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने के स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बैठने की विशेषता क्या है कि यहाँ बैठिए, तो ये यहाँ शब्द किसको बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। आगे देख लीजिए, वह धीरे धीरे चलता है, बताओ चलने का तरीका क्या है, रीति क्या है, तरीका क्या है, शैली क्या है, प्रणाली क्या है, विधि क्या है, पंथ क्या है, मेथड क्या है,
तो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा रीतिवाचक। कौन सा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद मोहन जयपुर से अभी आया, आने की विशेषता के अभी आया, टाइम बता रहा है, काल, कालवाचक। कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, ये सब क्या है, थोड़ा, ये सब क्या है, अरे कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, सब क्या है, तो ये परिमाण, क्या बता रहे, क्रिया होने के परिमाण, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा, आपको इस प्रश्न के अनुसार किस क्या ढूंढना है, स्थानवाचक। तो देख लीजिए स्थान, या आप यहाँ बैठिए, बैठने की विशेषता यहाँ, तो यहाँ स्थान को बता रहा है। तो ऐसे हालत में यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा हो गया आपका, आप यहाँ बैठिए, और धीरे धीरे चलता है यानी रीतिवाचक हो जाएगा। मोहन जयपुर से अभी आया, टाइम बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो बोलने की विशेषता है कि कम, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये सब क्या है, परिमाण बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो गया यहाँ पर, आप यहां बैठिए। देख लीजिए प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी संधि, संधि से जुड़े हुए प्रश्न आ गए, निम्न में से कौन सी संधि सही है। आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प ढूंढना है। देख लीजिए दिक्धन मंडल, दिक्धन मंडल, व्यंजन आ गया, इधर भी व्यंजन आ गया, तो व्यंजन संधि है। देख लीजिए दिक्धन मंडल, ध्यान दीजिएगा ये शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, तो ये पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये शुद्ध शब्द तो ऐसा होना चाहिए। का पांचवा क्या होता है, का, ख, ग, ग, अंग, तो अंग, और आप देख रहे हैं यहाँ पर का आधा है, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये शब्द बनेगा यहाँ पर दिंग मंडल। क्या बनेगा, दिंग मंडल, ये शुद्ध है। ये तो क्या है यहाँ पर, ये तो गलत है। इसके बाद स्त्री धन उचित, स्त्री धन उचित, ई के बाद उ, स्वर आ रहे हैं दोनों तरफ, ई आ रहा है यहाँ पर बड़ा ई और यहाँ पर आ रहा है उ, यानी स्वर संधि। और याद करो ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यण संधि है। ई उ या री के बाद असमान स्वर आता है तो ई तो य में, उ व में, और री र में बदल जाता है। तो यहाँ पर ई के बाद असमान स्वर आया तो ई किस में जाएगा, देख लीजिए ये शब्द कैसे बनेगा, ई। तो ऐसे हालत में ये आधा रह गया और ई क्या लाया किसमें आपके, यहां पर लिख देता हूं, मैं बना देता हूं इसको, देख लीजिए आप लोग आसानी से समझ में आएगा। स्त्री धन उचित, स्त्री धन उचित, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया बड़ा ई, यहाँ पर आ गया छोटा, ठीक है। तो ई के बाद असमान स्वर आया तो ये ई किस में गया, आधे य में गया। इसमें आपको क्या जोड़ लेना होता है, यहाँ पर आने वाला असमान वर्ण जोड़ना है, असमान स्वर जोड़ना है। तो य में जब आपने उ को जोड़ा तो क्या बनेगा यहाँ पर यू। तो ये एक प्रक्रिया हो गई आपकी। अब इधर आ जाइए वापस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्त्री शब्द में से अगर आपने ई निकाल लिया तो ये आधा त्र बचा, और इधर आपने उ निकाले तो यहाँ पर क्या बचा है, चित्त बचा है। तो अब ये शब्द यहाँ आ जाएगा, तो आप यहाँ पर आधा त्र है, यहाँ पर है आधा त्र, और उधर से क्या आ रहा है यू, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है चित्त। तो इस शब्द कैसा बनना चाहिए, स्त्री यु चित्त, क्या बनना चाहिए, स्त्री युचित। और यहाँ पर क्या लिखा है, स्त्री योचित, तो ये भी गलत है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शब्द बनना चाहिए कैसे, स्त्रीयुचित, स्त्रीयुचित, ये शब्द बनेगा स्त्रीयुचित, ठीक है ना। इस प्रकार से शब्द बनना चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पर पितृधन इच्छा है, तो पितृधन इच्छा री के बाद फिर असमान स्वर आ रहा है, तो ऐसे हालत में ये जो री होता है, ये जो री होता है वो किसमें बदल जाता है आपका, याद करो ये भी यण संधि है। ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रमशः या व र हो जाता है। तो री के बाद असमान स्वर आया तो ऐसे हालत में ये री किसमें जाएगा, र में जाएगा। देख लीजिए कैसे बनेगा ये शब्द, पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री आ गया और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। तो ऐसे हालत में ये री किस में जाएगा, तो ये जाएगा आधे र में। इसमें आपको क्या जोड़ना है, ये छोटी ई जोड़नी है, तो ऐसे हालत में ये क्या हो जाएगा, री, ठीक है। एक प्रक्रिया पूरी होगी। अब इधर देख लीजिए आपके पास क्या बचा, आपने पितृ में से री निकाले तो आधा ता बचा, और यहाँ पर इच्छा में से ई निकाले तो छा, इच्छा।
छ बचा। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसे हालत में इस शब्द कैसे बनेगा, पीत रिच्छा। अब आप देखते हैं त धन र धन ई हो गया त्र, याद कीजिए त्र, त धन र धन अ से बनता है और यहाँ पर क्या आ रहा है त धन र धन ई, छोटी की मात्रा। तो ऐसे हालत में आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, पितृच्छा। क्या लिख सकते हैं, पितृच्छा। ये शब्द बनना चाहिए पितृच्छा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से बना रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर इसको, शब्द कैसे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए इस प्रकार से, पितृच्छा शब्द बनना चाहिए पितृच्छा। ठीक है, ये भी गलत है। अब वो सही पूछ रहा है तो यही हो जाएगा, देख लो कैसे हो जाएगा, एक धन एक, तो आप देख रहे हैं के बाद ए आएगा तो ये है आपकी वृद्धि संधि। तो आप देखते हैं अगर अगर आया आ के बाद ए आई ओ औ, आया आ के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए, ए आई ओ औ। ऐसे हालत में अभी संधि करने पर आई औ, आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, आई, और आ और ओ मिलकर ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, औ। तो ये वृद्धि संधि हो रही है। तो ऐसे हालत में आ के बाद आई आ रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने अगर अ निकाले तो ये आधा क बचा और यहाँ पर ए निकाले तो पूरा क बचा। अब आप इसको ले आएंगे तो बताइए ये मात्रा लग जाएगी यहाँ पर क पर और शब्द क्या बन जाएगा, एक एक। तो यही शब्द क्या है यहाँ पर, शुद्ध। इसका उत्तर हो जाएगा एक धन एक, क्या बनेगा, एक एक। बाकी ये तीनों मैंने बता दिए, तीनों गलत है। ये शब्द इस प्रकार से बनने चाहिए, जबकि यहाँ पर दिग्मंडल दिखा रखा है, त्रियोचित लिखा रखा है, ये तीनों क्या है यहाँ पर गलत है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एक धन एक, क्या बनेगा, एक एक। तो यही संधि क्या है यहाँ पर, शुद्ध। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है। अब यहां पर देखना है आपको कि कौन से शब्द की संधि जो है वो सही नहीं है। देख लीजिए, मात्र धन इच्छा, मात्र इच्छा, बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए कैसे बनाएंगे, अभी आपको बताया मैंने, यण संधि, यण संधि। बताइए यण संधि का क्या नियम पढ़ाया आपने, यदि ई ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यह व र हो जाता है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर री आ रहा है तो री किस में बदल रहा है आपका, री के बाद अगर असमान स्वर आ गया तो री किस में चला गया, आधे र में चला गया। इसमें क्या जोड़ना है आपको, तो ये ई जोड़ना है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर री। ये हो गई एक प्रक्रिया पूरी। अब इधर देख लीजिए आप लोग, अगर आपने इस मात्र में से री निकाले तो आधा त बचा और यहाँ से इच्छा में से ई निकाले तो इच्छा छा बचा। ठीक है, अब आप इसको ले आएंगे आप और इसको लाकर यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पर शब्द बनेगा इस प्रकार से, मात्र इच्छा। लेकिन फिर देख लीजिए वही सिस्टम हो रहा है यहाँ पर, ता धन रा धन ई। तो ऐसे हालत में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मात्र इच्छा। ध्यान है ना, आपको शब्द मैंने बताए थे, चार संयुक्त व्यंजन बताए थे आपको, शत्रज्ञ और श्र। तो त्र कैसे बनता है, ता धन रा धन अ से। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ता धन रा धन ई आ रहा है तो ये त्रि हो जाएगा। ये शब्द बनेगा इस प्रकार से, मातृच्छा। ये शब्द बनेगा मातृच्छा। देख लीजिए बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, ये यण संधि के अनुसार बना है। फिर आप देख लीजिए, अगर बात करें हम दूसरे शब्द की, इसको मैं मिटा देता हूं, ना धन इत, ना धन इति। तो गुण संधि, आ या आ के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो यहाँ पर आ के बाद ई आया तो आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए। तो ये नैति शब्द बन गया, गुण संधि। आप देखो ये तो यण संधि थी, ठीक है, ये कौन सी संधि आपकी, गुण संधि, तो ये भी ठीक है। उसके बाद शीत धन ऋतु, शीत ऋतु, बिल्कुल ठीक है। आ या आ के बाद ई उ या री आता है तो संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। देख लीजिए शब्द आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कैसे बनाए, शीत धन ऋतु। तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर क्या आ रहा है, री। तो ऐसे हालत में आ या के बाद ई उ या री आता है तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर।
ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, तो आप शीत में से आ निकाले तो आधा का बचा, और यहाँ पर ऋतु में से आपने री निकाले तो खाली क्या बचा है, तू बचा है। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसी हालत में आपका अ से ये त पूरा हो जाएगा, साथ में आधा र आ रहा है और तू यहाँ पर पड़ा हुआ है। पर आप जानते हैं हम आधे र को क्या करते हैं, छत पर बिठा देते हैं, तो ऐसे हालत में ये आधा र कहाँ बैठ जाएगा, इस तू के छत पर बैठ जाए, शीतर, ये रहा शीतर, शुद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध शब्द है ये भी। अब आप देख लीजिए आपके पास क्या बच रहा है, एक शब्द, ये भी आपकी कौन सी संधि है, तो ये भी आपकी गुण संधि है। इसके बाद दुहधन अवस्था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, तो ओ आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद सगोश वर्ण आता है, ई या ऊ के बाद क्या आता है, सगोश वर्ण आता है। तो ऐसी हालत में संधि करने पर विसर्ग र में बदल जाता है। तो बता दीजिए सगोश वर्ण कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह और सभी स्वर क्या होते हैं, सगोश होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, अर्थात सगोश आ रहा है। तो ये जो विसर्ग है किसमें चला जाएगा, आधे र में चला जाएगा, विसर्ग किसमें चला जाएगा, आधे र में चला जाएगा। तो इस प्रकार अब ये विसर्ग विसर्ग चला गया आधे र में, और इधर से क्या आ रहा है, अ, तो ऐसे हालत में ये अ से जुड़ जाएगा, तो आ जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो री है, ये जो आधा र है, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और पास साथ में क्या लिखा है वहां पर, वस्ता, तो शब्द क्या बनना चाहिए, दुर्वस्था, यहाँ क्या लिखा है, दुरावस्था। आ कहां से आ रहा है, ये जबरदस्ती का स्वर आगम हो रहा है इसमें, तो ऐसे हालत में यही क्या है, यहाँ पर अशुद्ध है, सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है, तो ये ये होना चाहिए दुर्वस्था, और इसने क्या लिखा है, दुरावस्था। यहाँ पर क्या लिखा है इसने, दुरावस्था, तो ऐसे हालत में यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। बाकी तीनों क्या है, यहाँ पर शुद्ध है, मैंने बता दिया तीनों को एक्सप्लेन करके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुर्धन अवस्था क्या बनना चाहिए, दुर्वस्था बनना चाहिए, जबकि इसने क्या लिखा है, दुरावस्था। ये क्या है यहाँ पर, गलत, ये इसका उत्तर सही हो जाए, सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, इसको क्या होना चाहिए, दुर्वस्था। बाकी आपने देख लिए तीनों सही। प्रश्न नंबर 11, किस शब्द की संधि विच्छेद गलत। यहां पे आपको ढूंढना है कि कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है, गलत है। ओधन अक अयादि संधि, ओधन अक में क्या हो जाएगी, अयादि संधि। आप जानते हैं अयादि संधि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर क्रमशः आए आय आओ आओ हो जाता है। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं ओ हो जाएगा किसमें, आओ में, औ में दो मात्रा वाला आओ, और आ से मिलकर पूरा हो जाएगा, तो आवक, आवक यानी कि पावक, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पोधन अक, आप पावक ही बनेगा। फिर रामधन ईश, ये गलत हो गया मित्रों, यहाँ पर इसकी संधि क्या होनी चाहिए, रमा धन ईश नारायण, रमा के पति, रमाधन ईश कौन हो जाएगा, रमेश, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर उत्तर तो आपको मिल गया, यही गलत है। इसकी संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, रमाधन ईश, तब बनेगा रमेश। रमा के पति, रमा कौन है, माता लक्ष्मी, और ईश कौन है आपके, नारायण, तो मतलब रमा के पति कौन है, तो नारायण, भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु, तो रमाधन ईश रमेश, इस प्रकार से बनेगा, रामधन ईश नहीं बनेगा, गलत। अक्षोहिणी बिल्कुल शुद्ध है, देख लीजिए इस शब्द, इसको शब्द को जरूर देख लेंगे आप लोग। ये आप देखिएगा यहाँ पर अक्षधन उही नहीं आ रहा है, गुण संधि है, पर ये गुण संधि का क्या है, अपवाद है, जरूर पढ़ लेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। ये संधि तो है गुण संधि, पर इसमें गुण संधि न होकर क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि होगी। कैसे होगी जान लेंगे इस नियम को, देखिएगा होता क्या है कि आपके तीन शब्द हैं, यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ध्यान देना, आ या आ के बाद उड़ या ऊह या ऊहिनी, आया के बाद क्या आ जाए, उड़, ये ढक्कन वाला, उड़ ऊ या ऊहिनी, उड़ ऊ या ऊहिनी शब्द आते हैं, तो गुण रूप संधि करने पर गुण रूप ना बनकर, अगर आया के बाद ऊ आ रहा है सब में, वैसे हालत में ओ हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर ओ ना होकर, ये ओ ना होकर क्या होगा,
औ में यानी वृद्धि रूप दिखाई देगा। ये जो शब्द दिए हैं आपको तीन, आ या आ के बाद उड़, उहु या उहिनी शब्द आता है, तो अब ये ओ ना होकर औ हो जाता है, गुण रूप ना बनकर वृद्धि रूप बनता है। वैसे हालत में आप देखिए अक्षधन उहिनी, वैसे हालत में देखिएगा अक्षधन उहिनी, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ है। वैसे हालत में इसमें मात्रा कौन सी लगनी चाहिए, ये वाली, और ये ना लगकर कौन सी लगेगी, ये वाली। तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, अक्षोहिणी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुद्ध। आगे लीजिए, इसके बाद में आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, प्रधन उड़, प्रधन उड़। तो प्र में की मात्रा है और यहाँ पर किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाना चाहिए, ओ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि गुण संधि का अपवाद, तो ये ओ ना होकर क्या होगा, ये होगा औ, ये बनेगा यहाँ पर। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या शेषफल बचा, आधा प्र बचा, और यहाँ पर आ रहा है ये ड। अब आप इसको ले आएंगे मात्रा को, तो प्र में कौन सी मात्रा लगेगी, ये दो, वृद्धि वाली मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार इस शब्द क्या बनेगा, प्रो। शब्द क्या बनेगा, ये प्रो। एक ऊ का भी देख लीजिए। अब ये शब्द प्रधन ऊह, प्रधन ऊह। ऐसे हालत में यहाँ भी आ रहा है अ और यहाँ पर आ रहा है आपका ऊ, तो दोनों मिलकर यहाँ भी क्या हो जाने चाहिए, ओ। और ये ना होकर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा औ। अब आप लीजिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, आधा प्र और यहाँ पर बचा आपके पास ह। अब आप इसको ले आएंगे तो अब ये यहाँ पर इस प्र में ये ओ की गुण रूप ना होकर किसकी मात्रा लगेगी, वृद्धि रूप, यानी वृद्धि संधि की मात्रा लगेगी। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा, प्रोह। शब्द कैसे बन जाएगा, ये प्रोह। ये ध्यान रखना इन तीनों शब्दों के, अक्षोहिणी का ध्यान रखना, प्रौढ़ का ध्यान रखना और प्रो का ध्यान रखना। ध्यान रखना ये गुण संधि का क्या माना गया, अपवाद। आया आके बाद उ आया आके बाद ए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो, ई उ या री हो। तो ऐसे हालत में गुण संधि होती है। आपको यहाँ पर गुण संधि का नियम दिख रहा है, लेकिन ये सब क्या है, तीनों शब्द क्या है, गुण संधि के अपवाद है। आ या आ के बाद उड़, ऊ या उहिनी शब्द आते हैं, तो गुण रूप ना बनकर वृद्धि रूप बनता है। ये गुण रूप नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, वृद्धि रूप बनेगा। तो इसी प्रकार से अक्षोहिणी शब्द बना है, ऐसे ही आपका ये प्रौढ़ शब्द बना है, और ऐसे आपका ये प्रौढ़ शब्द बना है। इस प्रकार ये तीनों ही क्या है, गुण संधि के अपवाद है। तो ये भी शुद्ध है, ध्यान रखना इस शब्द का। इसलिए इस विकल्प में डाला है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ओ गुण रूप की मात्रा लगाएंगे नहीं, यहाँ पर गुण रूप ना होकर कौन सा रूप होगा, वृद्धि रूप। तो ये तीन शब्द क्या है, इसके अपवाद। तो ऐसे हालत में यहाँ पर जो गलत विकल्प दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है, सतधन नारी। बिल्कुल ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, तो प्रथम वर्ण भी अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में, तो शब्द बनेगा सन्नारी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रमाधन ईश होना चाहिए, जबकि क्या लिख रहा है, रामधन ईश। तो ऐसी हालत में यही क्या है यहाँ पर, गलत। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा संधि, इनमें से कौन सा संधि सही है। अब आपको सही विकल्प ढूंढना है इनमें से। तो आप लीजिए कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर उत्तधन श्वसित शब्द है, उत्तधन श्वसित। तो ऐसे हालत में आप त या द के बाद याद कीजिए वह नियम जो मैंने आपको बताया था, श्री मच्छर चंद वाला, श्री मच्छंकराचार्य। त या द के बाद श वर्ण आता है, श शलगम वाला, तो त द तो च में और श छ में बदल जाता है। अब ऐसे हालत में आप देख रहे हैं कि त की जगह तो आ गया यहाँ पर च, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस श की जगह छ आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए आधा, क्योंकि ये श भी क्या है, आधा। तो ऐसे हालत में ये भी क्या है यहाँ पर, गलत। इसके बाद कवि धन इंद्र, तो ई मतलब समान स्वर मिलकर, ई और ई मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ संधि है। तो अब ई मिलकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिएगा ये शब्द तो होना चाहिए किस प्रकार से, ये हलंत होगा यहाँ पर, उच्च वसित। ये शब्द तो होना चाहिए आपका किस प्रकार से, उच्च वसित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी शब्द गलत है, इसको कैसा होना चाहिए, तो बड़ी की मात्रा हो जानी चाहिए, छोटी और बड़ी, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी हो जाएगी, दीर्घ संधि है, कविंद्र होना चाहिए। दिग्धन नाग, दिग्धन नाग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए, तो पहला भी अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। का की जगह अंगा आ गया, बिल्कुल ठीक है, यही सही है आपकी संधि। यही संधि क्या है यहाँ पर, सही है, दिंग नाग। क्या बन जाएगा शब्द, दिंग नाग। क्या बन जाएगा शब्द, दिंग नाग। और यहाँ पर फिर आ गया रामधन ईश, ये गलत है ही सही। तो ऐसे हालत में तीनों गलत है, शुद्ध कौन सा है आपका,
दिंगनाथ। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैसे शब्द है, दिक धन नाथ, आपने आगे की तरफ पढ़ा है दिक धन नाथ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला आ गया, क वर्ग का पहला क और न आ गया, त वर्ग का पांचवा न आ गया, तो ऐसे हालत में इस क के स्थान पर क्या आएगा, क का ही पांचवा आएगा। तो ये शब्द भी कैसे बनेगा, इस प्रकार से दिंगनाथ। और देख लीजिए, वाक धन मय शब्द है, वाक धन मय, क के बाद फिर पांचवा आ गया, तो ये जो क जो अपने वर्ग की कौन से में, पांचवे में, तो शब्द क्या बना है ये, वांगमय। और लिख लीजिए, षट धन मास, ट वर्ग का पहला ट आ गया और प वर्ग का पांचवा आ गया मां, ऐसे हालत में ट भी अपने ही वर्ग के पांचवे में, तो ट का पांचवा क्या होता है, न, किसमें बदल जाएगा, ण में। शब्द क्या बन गया, षण्मास। अब तो षट धन मुक्त, षट धन मुक्त, तो षट ट की जगह, फिर ट की जगह मुआ, ट के बाद मां आ रहा है यानी पांचवा आ रहा है, तो ट भी अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा, तो षण्मुख बन जाएगा। तो इस प्रकार ये शब्द बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, बाकी तीनों क्या है यहाँ पर गलत। इस प्रश्न का उत्तर सही है, तो कौन सा सही है, दिक धन नाग, दिंग नाग बिल्कुल बन जाएगा। ऐसा ही शब्द है दिग, ये आपका दिंगनाथ, ऐसा ही शब्द है वांगमय, ऐसा ही शब्द है षण्मास, ऐसा ही शब्द है षण्मुख, ऐसा ही शब्द है सन्नारी, ऐसा ही शब्द है सन्मार्ग, ऐसे कई सारे शब्द। जगतनाथ, जगन्नाथ इंपोर्टेंट शब्द, और जगत धननाथ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ता आ गया, त वर्ग का पहला ता हो गया, बाद में तता ही पांचवा आ गया, तो ऐसे हालत में इस ता के स्थान पर क्या आएगा, ता अपने वर्ग का, ता ही पांचवा नहीं होता है, आधा है तो आधे में रहेगा, तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, जगन्नाथ। इस प्रकार आप देखिएगा ये शब्द जो है वो बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध है। कौन सी शब्द सही है, तो मित्रों दिक धननाथ दिंगनाथ बनेगा, बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सब मैंने बता दिया आपको, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी वहां पर क्या हो रही है, गलतियां त्रुटियां हो रही है, ये बिल्कुल शुद्ध। गवेषणा, प्रश्न नंबर 13, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अभी यहाँ पर गवेषणा शब्द बन रहा है, तो ये बनेगा कैसे, आपका एक मात्रा वाला है, तो गोधन ऐषणा, ये रहा। अब कैसे बनाए, तो अभी ये है अयादि संधि, कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि, यह है अयादि स्वर संधि। अयादि संधि में क्या होता है जान लेंगे इधर, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो, ए आई ओ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये चार वर्ण आ देंगे ए आई ओ औ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो ए आई ओ हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है, तो इनकी संधि करने पर ये ए जो है ये तो बदल जाएगा आपका आई में, ये तो बदल जाएगा किसमें, आय, या के नीचे हलंते, ये जो आई है ये बदल जाएगा आय, यहाँ भी य के नीचे हलंते, ये जो ओ है ये बदल जाएगा आव, और ये जो औ है ये बदल जाएगा आव में। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है, तो संधि करने पर क्रमशः ए तो आई में, आई में, ओ औ में, और औ आव में बदल जाता है। अब यहाँ देख लीजिए क्या है नियम, गोधन ऐषणा, ऐसे हालत में ये गो है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐषणा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया आपका ओ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो गया ए, यानी ओ के बाद असमान स्वर आ गया, तो देख लीजिए ओ किसमें जा रहा है, औ में जा रहा है, ओ चला जाए किसमें, अव, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर ये ए जोड़ना होता है, असमान स्वर को इसमें जोड़ना होता है, वैसे आप जैसे आप इसमें अ जोड़ेंगे ये बन जाएगा अव। ये प्रथम प्रक्रिया पूरी हुई। अब इधर आ जाएंगे वापस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आधा ग बचा, यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, अगर आपने गो में से ओ निकाल लिया तो आधा ग बचेगा, और यहाँ पर भी आपने देखा है कि आपने ए निकाल लिया, तो यहाँ पर अगर आपने ऐषणा में से ए निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, शरणा, ये बचा। अब आप इसको ले आएंगे, तो अब ये आ से मिलकर ये ग पूरा हो गया, साथ में क्या आ रहा है वे, यहाँ पर क्या पड़ा है शरणा, तो शब्द क्या पूछ रहा है ये, गवेषणा। बताइए कैसे बनेगा, गोधन ऐषणा, इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। तो ऐसे ये अयादि संधि का नियम है। मैं आगे भी विभिन्न मॉडल पेपर में आपको इसके कई सारे उदाहरण बता चुका हूं। अभी आपने पीछे की तरफ एक शब्द देखा था, पोधन अप,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर असमान, यहाँ पर आया औ और इसके बाद आ गया असमान स्वर अ, तो औ किस में जा रहा है देख लीजिए वहां पर आव, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आव में गया और इसमें आपने क्या जोड़ना है, तो यहाँ पर ये आपको आ जोड़ना है। तो आ जोड़ने के बाद ये व जो है ये पूरा हो जाएगा, एक प्रक्रिया ये पूरी हो गई। अब यहाँ आ जाएंगे तो प में से वो निकाले तो आधा बचा प, जैसे आ निकाले तो इधर क बचा। अब आप इसको ले आएंगे तो प, ये जो आ है ये प में लग जाएगा तो आ की मात्रा होगी, वह साथ में आ रहा है और क यहाँ पर पड़ा हुआ। ऐसे कई सारे उदाहरण मैंने पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताए थे। तो ये कौन सी संधि मित्रों, अयादी स्वर संधि। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः ए तो आई में, ओ औ में और औ आव में बदल जाए। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर संधि हो जाएगी इसी प्रकार से, ठीक है। ये गोधन ऐष्णा, गवेषणा शब्द की संधि क्या हो जाएगी, ये गोधन ऐष्णा। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द की संधि सही है, फिर संधि सही पूछ रहा है, सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। सही संधि है, कौन सी संधि सही है देख लेंगे हम लोग। स्त्री धन उचित, आपको इस शब्द मैंने आगे बताया था ये क्या बनना चाहिए, ये स्त्री उचित। गुण संधि, ये यण संधि थी, ये तो गलत हो गया, स्त्री उचित होना चाहिए, स्त्री धन उचित हमने बनाया था आगे की तरफ। नदी धन अर्पण, तो नद्य अर्पण, नद्य अर्पण नहीं होगा, नद्य अर्पण। क्या कैसे बनेगा ये, नद्य अर्पण शब्द बनेगा ये नद्य अर्पण। यहाँ पर क्या लिखा है, नद्यार्पण, गलत हो गया। इसके बाद एक धन एक, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक धन एक आपने कैसे बनाया, एक वृद्धि संधि है, ठीक है। अब यहाँ है पितृधन अनुमति, तो पितृधन अनुमति पितृ अनुमति होगा, यही सही है आपका उत्तर। कौन सी संधि है, तो ये भी यण संधि है, री। ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः या व र हो जाता है। तो री, यहाँ पर री आ रहा है, री के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ये री किस में जाएगा, ए किस में जाएगा, ये या व र में जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या जोड़ना है आपको, तो ये आ जोड़ना है, तो आ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, र। एक प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पितृ में से आपने री निकाले तो क्या बचेगा, आधा त बचेगा, और यहाँ पर अनुमति में से अ निकाले तो क्या बचेगा, अनुमति। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसे हालत में शब्द बनेगा पितरुनमति, पितृनुमति। क्या बनेगा, पितरनुमति, क्या बनेगा शब्द, पितरनुमति। तो आप यहाँ भी आ रहा है क्या, तधन र, क्या आ रहा है यहाँ पर, तधन र, तधन र आ रहा है, ये आधा है यहाँ पर, ये त तो आधा है यहाँ पर, ये र तो आधा है, जैसे ताधन राधन आ हो रहा है, वैसे हालत में आप इसे ताधन राधन आ को आप क्या बोलते हैं, त्रा बोलते हैं, तो क्या बनेगा शब्द, पितृनुपति, पितृनुमति। अभी भी जो पितृनुमति बिल्कुल शुद्ध बन रहा है। कौन सी संधि का नियम है मित्रों, ये तो ये यण संधि है। तो यहाँ पर शब्द सही शुद्ध शब्द कौन सा है, सही कौन सा है, तो यही सही है। बाकी ये सब शब्द ऐसे होने चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो रखा है, इनका संधि गलत कर रखी है, ये तीनों ही गलत है और यही आपका शुद्ध हो जाए यण संधि के नियम के अनुसार। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। बहुव्रीहि समास कहाँ होता है, जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर, समास का क्या करने पर, समस्त पद का विस्तार करना, समस्त पद का विस्तार करना क्या कहलाता है, समास विग्रह। तो समास विग्रह करने पर दोनों पदों के दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि दोनों पद क्या है यहाँ पर, अप्रधान, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई तीसरा ही अर्थ लगाया जाता है। समास विग्रह करने पर कोई अन्य अर्थ, अन्य होता ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर तीसरा अन्य अर्थ लगाया जाता है, अन्य अर्थ यहाँ पर लगाया जाता है, वैसे हालत में तीसरा अर्थ लगाया जाता है, वहीं पर कौन सा समास होता है आपका, बहुव्रीहि समास। देख लीजिए यहाँ पर शब्दों में यथाशक्ति, ध्यान देना, यथाशक्ति शब्द जो है इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है इसमें, अव्ययी भाव।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा बताऊं तो अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, जहां पर जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तथा जिस समास का प्रथम पद या समस्त पद ही अव्यय होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यथाशक्ति, लड़का यथाशक्ति कार्य करता है, लड़की यथाशक्ति कार्य करता है, पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय। और इसमें ध्यान देना, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग जुड़ आते हैं। आगे की तरफ क्या जुड़ जाता है, उपसर्ग। यथा धन शक्ति, यथा धन क्रम, यथा धन उचित। ये तो इस प्रकार से यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर दो शब्द है, एक तो चंद्र है और दूसरा शेखर है, पर चंद्रशेखर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, पर इसका तीसरा अर्थ लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, चंद्र है जिसकी शिखा पर, चंद्र है जिसकी शिखा पर, अर्थात कौन, भगवान शिव। अब बताओ, यहाँ पर कहीं भी भगवान शिव का नाम नहीं आ रहा, लेकिन इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, भगवान शिव। तो बताओ, जहां पर दोनों पद अप्रधान हो और समास विग्रह करने पर कोई अन्य अर्थ यानी तीसरा अर्थ लगाया जाएगा, तो वहीं पर कौन सा समास होगा, बहुब्री। तो अब यह बहुब्री समास आपका चंद्रशेखर शब्द। चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, ऐसा एक जैसे शब्द है, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, ऐसे कई सारे शब्द। इसके बाद त्रिलोचन, तीन नेत्र है जिसके, तो भगवान शिव। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका। अभी इनको दिगंबर भी कहते हैं, दिग्धन अंबर, दिगंबर। दिशा, दिक मतलब दिशा, दिशा ही अंबर है जिसका, तो भगवान शिव है। ऐसे कई सारे शब्द है जहां पर अपने दोनों पद प्रधान होते हैं और समास पद विग्रह करने पर तीसरा ही अर्थ लगाया जाता है, वहीं पर होता है बहुब्री समास। राजकुमार, राजा का कुमार, तत्पुरुष समास, तो समास है तत्पुरुष। और नीलकमल, कर्मधारय समास, जहां पर विशेषण विशेष से उपमान उपमेय संबंध पाया जाता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास। इस प्रकार आपके पास उत्तर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर चंद्रशेखर में बहुब्री समास है। तो बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका, चंद्रशेखर। चंद्र है जिसकी शिखा पर, बताओ किसकी शिखा पर है, भगवान शिव की। तो अन्य अर्थ लगाया हमने, भगवान शिव। इसी शब्द में क्या है आपका, बहुब्री समास। प्रश्न नंबर 16, दशानन, वापस आ गया। दशानन में कौन सा समास है, अभी यहाँ पर शब्द एक तो है दश और एक है आनंद। दश धन आनंद, दश का मतलब दस, आनंद का मतलब मुख, तो दस मुख अर्थ निकल रहा है। देख लीजिए, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीसरा अर्थ लगाएंगे। दस है आनंद जिसके, दस आनंद किसके थे, रूढ़ शब्द हो गया किसके लिए, रावण। तब यहाँ पर कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास। देखिए आप देख रहे हैं दोनों पदों का, दश धन आनंद, एक तो शब्द है इसमें दश और एक क्या है, आनंद। तो इन शब्दों का दोनों का अर्थ आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं। दशानन यानी कौन, लंकापति रावण। तो तीसरा अर्थ लगाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है आपका, बहुव्रीहि समास होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। देख लेंगे कैसे, अन्वित, तो अभी ये अनुधन इत, अनुधन इत, ई उ या आपको बता रखा है उपसर्ग में। अभी ये उपसर्ग किसे कहते हैं, पहली बात तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसमें विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब अभी यहाँ पर ये जो उपसर्ग होते हैं इसमें संधि के नियम भी लगते हैं, स्वर संधि के नियम भी लगते हैं। ऐसे हालत में आप देखिएगा, यहाँ पर अनु आ रहा है यानी उ आ रहा है और बाद में क्या आ गया, ई, तो ये यण संधि के नियम से बनेगा। उ के बाद असमान स्वर ई आ गया तो उ चला जाएगा आपका आधे भाव में, और यहाँ पर इसमें क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है, तो दोनों मिलकर बन गए आपके पास छोटी ये, तो ई भी बन गई। अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, न, आधा न, ठीक है, उ निकाले तो आधा न बचा और यहाँ ई निकाल लिया तो यहाँ पर त बचा। अब आप इस शब्द को ले आएंगे तो ऐसे हालत में आप देखिएगा ये आधा न है, बी उधर से आ रहा है, तो ये शब्द क्या बनेगा, अन्वित, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल बन जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अनुधन इत। इसके बाद ये तो हो गया शुद्ध, इसके बाद है यहाँ पर अनुधन ऐषण, देख लेंगे इसको, अनुधन ऐषण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है उ, यहाँ पर आ गया फिर ए, तो अब इस हालत में ये उ किसमें गया वापस, आधे व में, इसमें क्या जोड़ना है आपको, ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वे। इधर देख लेंगे, उ निकाल लिया तो आधा ना बचा और इधर से ए निकाल लिया तो इधर से क्षण बचा।
अब आप ले आएंगे इसको, ऐसे हालत में आप देखिएगा यहाँ पर न आधा है, वे उधर से आ रहा है और क्षण यहाँ पड़ा हुआ है, क्या बन गया शब्द? अन्वेषण। देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है, अन्वेषण शब्द बिल्कुल सही है, अनुधन ऐसठ। इसके बाद अनुधनवाद, सीधा सीधा है, अनुवाद में जुड़ गया क्या? अनुधनवाद, सीधा सीधा, यहाँ पर कोई संधि का नियम नहीं लग रहा, अनुधनवाद। लेकिन यहां लिखा है अनुचित, तो अभी इसमें है अन्न धन उचित, इसमें क्या है? अन्न धन उचित, अर्थात यहाँ पर इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग। तो आप देख रहे हैं अन्न धन उचित, तो ये आधा ना है, ये उ की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? ये अनुचित। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? ये अन, और ये क्या पूछ रहा है? अनुपसर्ग नहीं है, तो इन तीनों में तो है और इस अनुचित में अनुपसर्ग है, तो ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है, इसमें अनुपसर्ग नहीं है तो इसमें नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 18, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द ढूंढना है आपको जिसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देख लेंगे, अभिअर्थी, तो अभी ये बनाए कैसे? अभिधन अर्थी, ये बनाए शब्द अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, अभिअर्थी, वही यण संधि के नियम से बनेगा, बिल्कुल। यहाँ पर उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है इसमें, ये जलवायु, जल और वायु, जलवायु, जल और वायु, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, यही उत्तर आपका, जलवायु, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, दोनों मूल शब्द है जल और वायु, द्वंद्व समास का शब्द है जल और वायु, तो जल और वायु। और यहाँ पर सुहासिनी, सुपसर्ग है, यहाँ पर क्या है? अधि उपसर्ग है, वैसे हालत में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर ये मूल शब्द है जलवायु, तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? ये जलवायु, ठीक है, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 19, इनमें से किस शब्द में आ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आ प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? ये रहा, ध्यान दीजिएगा, वसुदेव धन आ, बिल्कुल यही उत्तर इसका। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में अपत्यवाचक प्रत्यय बताए थे, अपत्यवाचक प्रत्यय, उनतावाचक प्रत्यय, उन्हें कहा जाता है संतानवाचक प्रत्यय। क्या थे वे प्रत्यय? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से मूल रूप से? एक तो इक होता है, एक आपका ये आ है, एक आपका ये या है, एक आपका छोटी ई है, और एक आपका ये ए है। ये मूल रूप से कुछ अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं। तो जब ये प्रत्यय किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं, ये जब प्रत्यय किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं, तो उस मूल शब्द का जिसमें प्रत्यय जुड़ रहे हैं, उस मूल शब्द का प्रथम स्वर यदि आ या आ हो, क्या हो? यदि आ या आ हो, तो उसे आप आ में बदल देंगे, उसे आप किसमें बदल देंगे? आ में। और यदि प्रथम ये जो मूल शब्द है इसका प्रथम स्वर ई या ए आई हो, ई या क्या हो? ए आई हो, तो उसे आप आई में बदल देते हैं। फिर यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या हो? उ हो, या फिर क्या हो? ओ आई, तो उसे आप किसमें बदल देंगे? औ में बदल देते हैं, इस प्रकार से औ हो जाता है। फिर अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर री हो, तो उसे आप किसमें बदल देते हैं? आर में बदल देते हैं। इस प्रकार आप देखिए, ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में ये परिवर्तन होगा जब आप ये उनतावाचक, पुत्रवाचक, संतानवाचक प्रत्यय जोड़ते हैं। और मूल शब्द के प्रथम स्वर में तो ये परिवर्तन होता है और मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। तो ऐसे हालत में अभी यहाँ पर वसुदेव में व यानी अ की मात्रा है, तो अ का क्या हो जाएगा? आ। उसके बाद बीच वाले सब ऐसे कैसे रहेंगे? अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें क्या जोड़ दिया आपने? ये अ। तो आ के जुड़ते ही ये जो आपका व है ये क्या हो जाएगा? पूरा, ये हो जाएंगे वासुदेव। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें? अ प्रत्यय जुड़ा है, तो वासुदेव बन गए। वासुदेव कौन है? ये है भगवान कृष्ण। वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण। बोल रहा हूं पुत्रवाचक प्रत्यय, तो वसुदेव धन अ जुड़ा तो पुत्र आएंगे उनके, तो वसुदेव तो हो गए भगवान वसुदेव कृष्ण के पिताजी, और वासुदेव हो गए कौन? तो भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से आप देखिएगा ये प्रत्यय किसमें जुड़ा हुआ है? अप्रत्यय, इस वासुदेव शब्द में जुड़ा हुआ है।
इसमें आस प्रत्यय है, इसमें मान प्रत्यय है, इसमें भी मान अप, इसमें अप उपसर्ग है, इसमें अप उपसर्ग है, मूल शब्द है मान। यहाँ पर बुद्धि मूल शब्द है, यहाँ पर मान प्रत्यय है, यहाँ पर मीठा मूल शब्द है, आस इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि वासुदेव में कौन सा प्रत्यय लगा है? अप्रत्यय, और ये इस नियम से शब्द बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द अप्रत्यय से प्रयुक्त हुआ है? तो ये वासुदेव है, ये वासुदेव। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देख लीजिए, अभिधन जात, अभिजात्य, अभिधन जाते, अभिजात्य, यही गलत है, आपको अभी भी बताया मैंने। इसमें शब्द है अभिधन, अभिजात, धन्य। तो आप लीजिए, प्रथम स्वर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो आ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। बाकी बीच वाले ऐसे कैसे रहेंगे? यहाँ तक अंतिम स्वर का लोप किया और जुड़ गया ये ज। तो शब्द क्या होना चाहिए? अभिजात्य। और ये शब्द क्या दे रखा है यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए अभिजात्य, आ में बदलना चाहिए, जबकि दे रखा है अभिजात्य। तो यही क्या है यहाँ पर? गलत है, ये ऐसा होना चाहिए। तो उत्तर तो ये हो गया, सही प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सही प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। ये क्या है आपका? गलत है। चाचा धन ए रा, चचेरा बनेगा, राधा धन ए, देख लीजिए राधे बनेगा, दीति धन ए, दैत्य बनेगा, देख लीजिए ई, दीति धन, यहाँ पर देख लो राधा धन ए, आ का आई रहेगा और ए जुड़ गया तो राधे हो गया। यहाँ पर दीति ई का आई हो जाता है, बता देना, ई और ए आई हो, अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर ई या ए आई हो तो वो आई में बदल जाएगा। और आपने अंतिम स्वर का लोप किया और आपने यह जोड़ दिया, तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं किसमें नहीं हुआ है? इस अभिजात्य शब्द में नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए इसको? अभिजाति। क्या शब्द होना चाहिए इसको? अभिजाति। तो यही इसका क्या हो जाएगा? गलत प्रयोग हुआ है, यानी कि इसका सही प्रयोग नहीं किया गया है। वैसे हालत में यही आपका उत्तर सही। प्रश्न नंबर 21, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ध्यान दीजिएगा, जेठ, मक्खी, जेत्र, चैत्र, ये रचे। आपको मैंने पिछले मॉडल पेपर में बताया था, कुछ नियम बताए थे मैंने तत्सम पहचानने के। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए। यदि आपके ये कुछ वर्ण बता रहा हूं मैं, ये किसी शब्द में होंगे तो वो सामान्यतः अक्सर क्या होंगे? मतलब तत्सम शब्द ही होंगे। मतलब आप कह सकते हैं सामान्यतः, यानी 99% क्या होगा? तत्सम शब्द ही होगा। अब ये कौन कौन से हैं? तो अभी एक तो है श क्षत्रिय वाला, चार तो संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श्रीमान वाला श्र, क्षत्रज्ञ और श्र। फिर एक ये विविषी वाला हो गया, ये बेसाई दिखता है। फिर एक हो जाता है द्वि, एक हो जाता है ये विसर्ग, एक हो जाता है ये ऊपर वाला रेफ, 4 5 6 7 8, और एक हो जाता है आपका श षटकोण वाला। अगर ये वर्ण किसी शब्द में आ जाते हैं तो वो अक्सर सामान्यतः वो क्या होता है? तत्सम होता है। ढूंढ लीजिए, यहाँ पर जेठ तद्भव है, मक्खी भी तद्भव है, लेकिन आप देखिए त्र, यहाँ पर आ गया त्र, ये रहा त्र, ये क्या है आपका? यहाँ पर तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये चैत्र शब्द क्या है यहाँ पर? तत्सम। इसका तद्भव क्या होता है? इसको हम चेत बोल देते हैं। तद्भव वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के, पर हिंदी में कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम, तत् धन सम, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो चैत्र शब्द यहाँ पर क्या है? तत्सम। याद रखना, क्षत्रज्ञ, श्रद्ध, ऋषि वाला, द्वि, विसर्ग, ऊपर वाला रेप शर्मा वर्मा धर्मा में लगाते, और ये स षटकोण वाला जिस किसी भी शब्द में आ जाते हैं वो 99% तत्सम ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा ही एक शब्द मिल रहा है आपको चैत्र, इसमें क्या है आपका? तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देख लीजिए, गर्दभ, ये आ गया रेप, ऊपर वाला रेप,
हाथी, उल्लू उल्लू, उष्ट्र, ये ट आ गया, श आ गया साथ में, तो हाथी। हाथी शब्द क्या है यहाँ पर? तद्भव है। हाथी शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है हस्ती। का तत्सम क्या होता है? हस्ती। और हाथी शब्द क्या है? तद्भव है। तो कौन सा तत्सम नहीं है? यह हाथी शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं। कायर, कायर शब्द का विलोम शब्द छाटिए। कायर शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो कायर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा वीर। कायर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर। यानी कायर यानी डरपोक, और वीर यानी कि जो डरता नहीं है, वीर है। वीर है, राणा प्रताप वीर थे, बिल्कुल थे। तो कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर। इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनल आग होता है। अनल क्या होता है? आग होता है। तो उत्तर यही निकलेगा इसका। वायु का पूछ रहा है, वो किसका पूछ रहा है? वायु। समीर, पवन, अनिल सब क्या है? वायु। लेकिन आप देखिए अनिल का मतलब क्या होता है? आग। तो ये इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये आग नहीं है, अनिल। अनल, अनिल तो होता है हवा, अनल होता है आग। अनल। प्रश्न नंबर 25। इनमें से इन निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। ध्यान दीजिएगा, क्रिया में कई बार बता चुका हूं आपको पिछले मॉडल पेपर में। क्रिया, क्रिया वह शब्द जो किसी भी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब ये जो क्रिया है यानी कार्य है, इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। वैसे हालत में कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है। एक तो होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया, अधन कर्मक, यानी जिसमें कर्म नहीं होता। अब कर्म नहीं है तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ेगा, तो वह कर्मक है। और सकर्मक, स यानी सहित, कर्म सहित क्रिया, तो वह वाक्य जिसमें कर्म होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े, तो वो सकर्मक क्रिया है। ढूंढ लीजिए यहाँ पर, रमेश देर तक सोता है। बताइए, सोता है तो रमेश, मतलब रमेश पर ही प्रभाव पड़ेगा, कर्ता पर ही प्रभाव रहे तो अकर्मक। कौन सी क्रिया है ये है आपकी अकर्मक क्रिया। इसके बाद गगन आम खाता है। देख लीजिए, गगन करता है और वो क्या कर रहा है? आम खाने का काम कर रहा है। तो ऐसे हालत में आम, आम पर भी प्रभाव पड़ेगा, आम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हालत में यही क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया है। यही क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया। ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आपको क्या करना है? क्रियापद के ठीक पहले, क्रियापद के ठीक पहले क्या या किसको, ये दो शब्द है, क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछे। यदि एक का भी उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है, नहीं तो फिर क्या है? अकर्मक। अब यहां देख लीजिए, गगन क्या खाता है? मैंने बोला क्रियापद के पहले, तो क्या खाता है? तो आम खाता है, उत्तर मिल गया, सकर्मक होगी। यहां देख लीजिए, रमेश देर तक क्या सोता है? किसको सोता है? क्रिया सोता है, नहीं, कोई कर्म नहीं मिल रहा, अकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? किसको उड़ रहे हैं? अकर्मक है। गीता हंस रही है, किसको हंस रही है? क्या हंस रही है? तो अभी यहीं पर उत्तर मिल रहा है केवल। गगन क्या खाता है? तो आम खाता है, बिल्कुल। क्या है किसको का उत्तर निकालिए, तो कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक। इस प्रश्न में ये जो आपका विकल्प आ रहा है 2 नंबर का, गगन आम खाता है, यही क्या है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य, अकर्मक क्रिया ढूंढनी है आपको। क्रिया, ध्यान दीजिएगा, वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े और किसी पर नहीं पड़े। लड़की गा रही है, लड़की क्या गा रही है? किसको गा रही है? यही उत्तर है। अभी बताया पिछले प्रश्न में, ध्यान रखना, क्या या किसको, इनको दो को पकड़ के रखना आप, क्या या किसको। तो क्या या किसको, ठीक क्रियापद से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर एक का भी उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक है।
यहाँ पूछ लीजिए लड़की क्या गा रही है, किसको गा रही है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अर्थात यही आपका क्या है, अकर्मक। बाकी देख लीजिए लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, अब लिखा लगा लड़कियां चुपचाप क्या पढ़ रही है, उत्तर मिल गया पुस्तकें, सकर्मक है। लड़का मैदान में क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, सकर्मक है। राम गिलास से क्या पीता है, दूध पीता है, बिल्कुल ये तीनों क्या है, सकर्मक। लेकिन लड़की क्या गा रही है, किसको गा रही है, उत्तर नहीं निकल रहा, कौन सा हो जाएगा ये, अकर्मक। कौन से वाक्य हो जाएगा ये, अकर्मक वाला वाक्य हो जाएगा, लड़की गा रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, शायद कल वर्षा आएगी, शायद कल वर्षा आएगी, वाक्य में कौन सा काल, काल पूछ रहे, देख लीजिए शायद कल वर्षा आएगी, तो ऐसे हालत में आपने आएगी यानी भविष्य काल है, और क्या लिखा है आगे, शायद। तो ध्यान दीजिएगा क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य काल में होने वाली क्रिया पर संदेह हो, संभावना हो, क्रिया की क्या हो, क्रिया होने की क्या हो, संभावना हो या संदेह हो, तो वही वाक्य कौन सा हो जाता है आपका, संदिग्ध या संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध या संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य संदिग्ध या सामान्य भविष्यकाल। शायद कल वर्षा आएगी, कल, कल की बात कर रहा, आने वाले समय की, भविष्यकाल का मतलब आने वाला समय, तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो, शायद कल वर्षा आएगी, तो संभावना व्यक्त कर रहे, संदेह है तो संदिग्ध या संभाव्य भविष्यकाल। अब ये और में लिखो, जैसे शायद आज पिताजी आएंगे, शायद आज पिताजी आएंगे। अब बताइए शायद आज पिताजी आएंगे, तो शाम की बात, आने की बात कर रहे, आएंगे, लेकिन शायद लिखा है यहाँ पर, शायद आज पिताजी, तो पिताजी के आने की क्या है, संभावना, क्या है, पिताजी के आने की संभावना है। शायद राम उत्तीर्ण हो जाए, तो उत्तीर्ण होने की क्या है, संभावना है। शायद हो सकता है शाम तक मौसम ठीक हो जाए, हो सकता है शाम तक मौसम ठीक हो जाए, तो ऐसे अर्थ में आप देख रहे हैं कि कार्य के भविष्य काल में, आने वाले समय में होने की क्या है, संभावना। शायद कल वर्षा हो, तो कौन सा काल हो जाएगा, संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, शब्द युग, अन्न है और अन्य है, अन्न और अन्य, ध्यान दीजिएगा, अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब कोई दूसरा, तो अन्य यानी तो हो गया अनाज, अभाज्य, देवता, गिन, अनाज, और अन्य का मतलब दूसरा, ये रहा उत्तर इसका। अन्न तो हो गया अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, तो उत्तर हो जाएगा अनाज और दूसरा। प्रश्न नंबर 29, नीर, 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 नीर यानी जल, नीर यानी घोंसला, नीर, नीर, शब्द युग, नीर, नीर, तो नीर आप जानते हैं, नीर जल तोय अंबु वारी सलिल, सब क्या है, पय, सब क्या है, नीर यानी जल के पर्यायवाची है, और नीर यानी घोंसला, नीर यानी क्या है, घोंसला, तो जल और घोंसला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शब्द युग में यहाँ पर एक नीर तो हो गया जल, और नीर यानी हो गया घोंसला। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, एकल शब्द दे रखे यहाँ पर, आप बोलते हैं ना एकल शब्द, मतलब एक वाक्य के लिए सार्थक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे हालत में से कहेंगे एकल शब्द। आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं वन वर्ड, जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, कठिनता से साधा जा सके, कठिनता से जिसका इलाज हो सके, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो मनुष्य से दूर हो वो कौन है, अमानुषिक है, बिल्कुल है। जो कम खर्च करने वाला है, अपव्यय नहीं, मितव्ययी, क्या आएगा यहाँ पर, मितव्ययी, कम खर्च करता है, सोच समझ के खर्च करता है, वो मितव्ययी है, यही आपका क्या है यहाँ पर, गलत। जो कम खर्च करता है उसे हम क्या बोलेंगे, मितव्ययी बोलेंगे। अपव्ययी, जो अधिक, यहाँ पर उल्टा होना, जो अधिक खर्च करने वाला हो उसे कहेंगे अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला, जबकि कम खर्च करने वाला कौन है, मितव्ययी, मित का मतलब कम,
तो मितव्ययी, तो जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी, यहाँ पे क्या दे रखा है अपव्ययी, तो ये क्या है गलत हो जाएगा। इसको देख लो, जो इतिहास में लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्राग ऐतिहासिक, प्राग यानी कि पहले, प्राग का मतलब क्या होता है पहले, प्राक धन ऐतिहासिक, प्राग का मतलब क्या होता है पूर्व या पहले, जो तो जो इतिहास से पहले का वही क्या है प्राग ऐतिहासिक है, ये भी शुद्ध है, लेकिन ये भी सही है यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कम खर्च करने वाला है वो तो मितव्ययी होना चाहिए, यहाँ पे क्या दे दिया अपव्ययी, तो यही यहाँ पर क्या है आपका गलत, कौन सा जोड़ा गलत है, यही वाला यहाँ पर क्या है आपका गलत। आज मैंने इसे चार चार एक साथ डाले ताकि आपको चार चार मुहावरों की आदि की प्रैक्टिस हो जाए, यहाँ पर अभ्यास हो जाए आपका। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है गलत ढूंढना है। कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, नहीं गलत। कन्नी काटना यानी आप कहें ना कि मतलब कन्नी काटना मतलब जैसे राम ने उसकी आवाज सुनकर कन्नी काटना, मतलब एक तरह से क्या करना नेग्लेक्ट करना, मतलब अवहेलना करना, उसको नहीं सुनना, कन्नी काटना। तो यहाँ पर पेच लड़ाकर पतंग काटना नहीं, अवहेलना करना या उसको नेग्लेक्ट करना, मतलब कहीं कि उसकी नहीं सुनना, कन्नी काटनी। कान खड़े होना, देख लीजिए इसको, कान खड़े होना सतर्क होना बिल्कुल है। पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, है ना, पत्थर की लकीर, राम की बात पत्थर की लकीर है, तो अमिट बात है पक्की बात है कि वो करेगा ही करेगा ऐसा। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कन्नी काटना, कन्नी काटना का अर्थ पेच लड़ाकर पतंग काटना नहीं होता। कन्नी काटने का मतलब अवहेलना करना या उसको एक तरह से तिरस्कार करना, कन्नी काटने मतलब काम से एक तरह से आलस करना, दूर भागना, काम से क्या करना दूर, कन्नी काटता है। राम को काम का कहते ही वो कन्नी काट लेता है, यानी काम से दूर भागता है। तो कन्नी काटने का मतलब यहाँ पतंग काटना नहीं होता है। ये तो गलत कौन सा है आपका, यही गलत हो जाए। प्रश्न नंबर 32, सही वर्तनी वाला शब्द, सही वर्तनी वाला शब्द अंतर, अंतर्द्वंद गलत। ये शब्द हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा ऐसे अंतर्द्वंद। शब्द कैसे बनेगा अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, ये शुद्ध हो जाएगा। अंतर्देशीय ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा अंतर्देशीय, ध्यान दीजिएगा ये बनेगा अंतर्देशीय, ऐसे र लगेगा यहां पर ऊपर अंतर्देशीय। फिर यहां पर लिखा अंतरराष्ट्रीय, तो ये बनेगा ऐसे लिखा जाएगा ये अंतरराष्ट्रीय। फिर ये अंतर्भाव, अंतर्भाव, अंतर्भाव बिल्कुल ठीक है, ये यही सही है अंतर्भाव। ये तीनों गलत है यहाँ पर। अभी लीजिए अंतर्द्वंद ऐसा लिखना है आपको, अंतर्देशीय ऐसे लिखना है और अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखना है, तो ऐसे अलग में उत्तर सही कौन सा है, तो यही सही है। बाकी ये तीनों क्या है यहाँ पर गलत। ठीक है, आपको मैंने एक संधि में, विशेष संधि में एक नियम बताया था, याद कीजिए क्या था नियम, ये सारे के सारे क्या है गलत। ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द बताए थे, अंतः, पुनः या प्रातः के बाद कोई भी सगोश वर्ण आता है। अंतः, पुनः या प्रातः के बाद क्या आता है, कोई भी सगोश वर्ण आता है, तो संधि करने पर ये जो विसर्ग होता है ये आधे र में बदल जाता है। संधि करने पर विसर्ग किससे बदल जाता है, आधे र में। अब आप देख लीजिए यहाँ पर शब्द क्या है, इन तीनों शब्दों को देख लेते हैं। अंतः, धन द्वंद, तो आप अंतः यानी अ के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, अंतः आ गया, अंतः के बाद द आ गया। अब आप द गिन लो कौन सा है, ता था द, हो गया सगोल। तो ऐसे हालत में ये विसर्ग किसमें जाएगा, आधे र में जाएगा। तो ये विसर्ग गया किसमें, आधे र में। अब ये आधा र आ रहा है, बाद में क्या जुड़ रहा है, द्वंद्व। तो ऐसे हालत में ये जो र है आधा र, ये आने वाले पूर्ण वर्ण पर चढ़ेगा। तो ऐसे हालत में ये र जो है यहाँ पर आपने लिखा है, इसको आप कहाँ लिखेंगे, ऐसे, ये शब्द बनेगा ऐसे अंतर्द्वंद। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर है अंतः धन देशीय, ये शब्द कैसे है, अंतः धन देशीय। तो इस आधे, इस विसर्ग की जगह क्या आएगा, आधा र आएगा। तो आधा र आएगा तो वो आने वाले पूर्ण वर्ण पर जाएगा, तो किस पर जाएगा, ये इस द पर जाएगा। फिर ये बनेगा अंतः धन राष्ट्रीय।
अंतः धन राष्ट्रीय। ऐसे हालत में अभी अंतः के बाद यहाँ र आ रहा है, तो सगोष्वर्ण याद करो कौन कौन से, तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह और स्वर। तो य र आ रहा है, तो ऐसे हालत में ये विसर्ग किस में जाएगा, आधे र में जाएगा, और किस पर चढ़ जाएगा, तो आने वाले पूर्ण वर्ण पर। तो ये तीनों शब्द यहाँ पर क्या है, गलत है। और आपको दिख रहा है अंतः धन भाव, अंतः धन भाव, भय तो प फ ब भ हो गया चौथा सगुण। तो ये अंतः के बाद विसर्ग र में गया और विसर्ग आने वाले पूर्ण वर्ण पर चल गया। तो ऐसे हालत में यही क्या है, यहाँ पर शुद्ध है। इस प्रकार इसकी शुद्ध शब्द में हो जाएगा ये वाला शब्द शुद्ध शब्द अंतर्भाव, ये यहाँ पर शब्द जो है वो शुद्ध है। प्रश्न नंबर 33 सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न है। अनुस्मारक, ध्यान दीजिएगा, अनुस्मारक हो जाएगा स्मरण पत्र। अनुस्मारक क्या हो जाएगा, स्मरण पत्र। पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण दिलाने हेतु लिखा गया पत्र स्मरण पत्र कहलाता है। जैसे आपने नगर निगम कोटा को पत्र लिखा और वहां पर लिखा कि हमारे घर के आसपास बहुत गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं होती है, और आपने नगर निगम को प्रेषित कर दिया। फिर हुआ ऐसा कि वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो फिर आप दोबारा फिर पत्र लिखेंगे, तो आप उस पत्र का हवाला देंगे। उसमें क्या देंगे कि मैंने पूर्व में भी ये सूचना दी थी कि आप लोगों ने इसे सफाई नहीं की, तो वो क्या कहलाएगा, अनुस्मारक। उसको क्या बोल सकते हैं हम, स्मरण पत्र। फिर एक होता है परिपत्र। तो परिपत्र, ध्यान दीजिएगा, अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला पत्र। यदि सरकार को एक साथ कई सारे कर्मचारियों को, कई सारे कार्यालयों को एक साथ सूचना देनी, मान लीजिए छुट्टी की सूचना देनी है, तो वो अलग अलग पत्र नहीं लिखेंगे, एक ही पत्र लिखा जाएगा, वो सारे कार्यालयों को भेज दिया जाएगा। तो ये होता है आपका परिपत्र। इसको क्या बोलते हैं, परिपत्र। अधिसूचना ये होती है राजपत्र में प्रकाशित सूचना। अधिसूचना कहां पर प्रकाशित होगी, राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित होती है उसको बोलते हैं हम अधिसूचना। और ज्ञापन हो जाएगा आपका राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी या कर्मचारियों को साधारण संदेश भेजने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं ज्ञापन। ऐसे हालत में इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए, एक अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र, दो हो जाएगा इसका। फिर दो यानी परिपत्र, तो अनेक परिस्थितियों को एक साथ भेजा गया पत्र। अधिसूचना तीन का हो जाएगा चार, राजपत्र में प्रकाशित सूचना, इसका हो जाएगा चार। और चार ज्ञापन यानी हो जाएगा इसका तीन। देख लीजिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये रहा उत्तर इसका, 2 1 4 3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सुमेलित। ध्यान देना मित्रों, आपके आने वाली परीक्षा में चारों शब्दों को याद रखना पत्र लेखन के रूप में। एक दो शब्द हो रहे, मैं आगे आने वाले मॉडल पेपर में और डालूंगा इन शब्दों को। तो इस प्रकार को ध्यान रखिएगा, आपके पत्र लेखन से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे छपता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी परीक्षा। इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाए। प्रश्न नंबर 34, अप्रेंटिस। अभी अप्रेंटिस करते हैं आप लोग बहुत सारे विभिन्न तरह का प्रशिक्षण लेने के बाद। तो जो अप्रेंटिस होता है वो होता है शिक्षु, जो सीखने वाला होता है। शिक्षु, अप्रेंटिस का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर हिंदी में, शिक्षु, यानी जो सीखने वाला है, अप्रेंटिस करेगा वो, तो अप्रेंटिस कहलाएगा आपका शिक्षु। आज के लिए अंतिम प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक तनकते सोगुनी मादकता अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कनक यानी सोना होता है, बिल्कुल। धतूरा भी होता है, कमल नहीं होता भाई। गेहूं भी होता है, कौन सा नहीं होता, कमल नहीं होता। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है। कनक शब्द का अनेकार्थक शब्द है ना, कनक शब्द का अर्थ कमल नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। तो ध्यान देना मित्रों, आपके ये आने वाले पेपर के लिए मैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप अवश्य इसका अध्ययन कीजिएगा, आपको अवश्य ये प्रश्न आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार मॉडल पेपर लेकर आऊंगा हिंदी का। और आप ध्यान देना, ये सब मॉडल पेपर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।